हाँ, तो अब आगे चलो, अब आगे चला जाए। हमेशा बोलते हैं भैया जब भी आओ कॉपी पेन लेकर बैठो, नहीं बैठोगे तुम्हारे लिए ही घाटा है। फालतू में सिर्फ वीडियो देखोगे, अभी लगेगा कि भैया पढ़ रहे हैं, पर कुछ याद रहेगा नहीं। और साथ में एक दूसरा चीज़ हम तुम्हारे लिए हमेशा बोलते हैं कि रिवीजन करो। नहीं करोगे रिवीजन, कुछ पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा नहीं, सब जो पढ़ोगे सब भूल जाओगे। तो इससे अच्छा होता कि जाकर भैया तुम गाना सुन लेते, फिल्में देख लो। अगर क्योंकि जो पढ़ोगे वो तो भूल ही जाना है, उस यानी इसलिए कम पढ़ो। नहीं वीडियो देखने का मन करता है ज़्यादा मत देखो, एक वीडियो देखना है एक वीडियो ही देखो, लेकिन जितना देख रहे हो उसका रिवीजन जरूर करो, वरना फालतू में भैया पड़ जाओगे। और अधिकतर बच्चा देखते हैं हम यूट्यूब पर या ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो कॉपी पेन रहता नहीं, लगता है कि हम देख लेंगे तो आ जाएगा। वैसे नहीं होता है, कॉपी पेन लेकर जब तक नहीं बनाओगे खुद से कुछ नहीं मिलेगा, सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है बुरा लग रहा हो सकता है कि तुमको लगा कि ये क्या बक बक कर रहे हैं आके, पर नहीं बोलेंगे तो बहुत सारा बच्चा तो उठाएगा ही नहीं सब पेन कॉपी। तो देखो इस वीडियो में हम लोग जो अपना त्रिभुज पाठ था जिसको हम लोग शुरू किए थे, उसमें का जो सर्वांग समता था हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या होता है सर्वांग समता। दो तो त्रिभुज है, उनकी भुजाएं बराबर है। कौन सी भुजाएं? संगत भुजाएं, जिसके साथ मेल खाना है उसी के साथ। पटना को दिल्ली से नहीं मिला देना है, पटना को बिहार के किसी राज्य से ही मिलाएंगे। ठीक है, अब ऐसा देखो हम एक चीज़ और उसमें शायद बताना भूल ही है एक तरफ से, कि ऐसा भी हो सकता है कि दो ठो त्रिभुज है वो बराबर नहीं हो। ठीक है, वो बराबर नहीं होगा मतलब वो सर्वांग सम नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। जैसे देखो मानो कि ये वाला है, अब इसके लिए बहुत चीज़ उत्तरदायी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनका भुजाएं बराबर ना हो। हमने आपको क्या बोला था कि एक एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब अगर एक भी कोर या एक भी भुजा बराबर नहीं निकली संगत भुजा के तो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इतना स्पेशल है सर्वांग समता, क्योंकि जो चीज़ है एकदम ढक लेती है सामने वाली वस्तु को। ऐसे ही एक त्रिभुज है वो एक बिल्कुल छा जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग भैया कुछ कसौटी पर मापते हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगी। क्यों? हमने आपको तो बताया है भैया सर्वांग सम होने पर क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तीनों कोण बराबर होंगे, यानी 6 ठो। तब तुम अब तो तुमको 6 ठो भैया याद रखना पड़ेगा चीज़। पर क्या कोई छोटा रास्ता भी है? तो जी हाँ, एक छोटा रास्ता है, और उन रास्तों को बोलते हैं हम लोग कसौटी। उसमें से 5 ठो है। कौन कौन सा? SAS, AS, AAS, SSS और RHS। अब तुम पूछोगे कि ये सब क्या है, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम साधारण भाषा में। SAS क्या है? एस से क्या मतलब है? एस से मतलब है भुजा यानी साइड। ए से क्या मतलब है? ए से मतलब है हमारा एंगल, कोण। तो यदि दो ठो त्रिभुज है, ठीक है, यदि दो ठो त्रिभुज है उसमें का देखो पहले तुम ऐसे समझ जाओ, इससे तुम समझ जाओगे कि जितना बाकी सब है और सब क्या होता है। तो ऐसे एस जो है, ऐसे एस जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा कोण भुजा, क्या बोलते हैं भैया? तो भुजा कोण भुजा कैसे समझे? SAS से। अब तुम सोचते होगे क्या इसको ऐसे अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, इसको हिंदी कोई नाम नहीं था इसका? हम चलो इसको बोल सकते थे ऐसे, भू को भू, है ना? इसको भू को भू भैया कहे नहीं बोल देता है सब। तो तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें कि पहले आज से 20-30 साल पहले यही होता था। आज से जब पुराना तुम बुक लाओगे ना मैथ का तो उसमें यही मिलेगा, उसमें हिंदी में लिखा रहता था, उसमें XYZ नहीं लिखा रहता था, उसमें लिखा रहता था क ख ग। पर अब हट गया, अब कहाँ हटाया गया अब हमको तो पता नहीं। पर देखो अब अपने विषय पे हम लोग आते हैं, हम लोग का भैया हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम बता दिए तुमको ऐसा भी होता था। ठीक है, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यदि तुम्हारे पास दो ठो त्रिभुज है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यदि कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, समझ में आ रहा है? एक त्रिभुज की दो भुजाएं। तो पहले चलो मान लो हम लोग दो ठो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है,
अब पहले तो हम लोग बना लिए, इसका नामकरण भी कर देते हैं ABC। ये मान लो PQR, जो कि हमेशा करते हैं भैया, ये यहीं तक है, ठीक है। तो यदि उनकी क्या है भैया, उनकी दो भुजाएं, ठीक है, पहला बात दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, इस अंतर्गत का मतलब समझना कि मान लो कि ये कोई भी दो ठो भुजा है, मान लो ये तुम लेते हो AB और BC, ठीक है, इस भैया AB को लेते हो, BC को लेते हो, तो इनके बीच का अंतर्गत कोण क्या हुआ, तो ये वाला हुआ, ये वाला कौन सा कोण, कोण ABC। उसी प्रकार यदि तुम लेते हो, मान लो कि भैया तुम लेते हो AC और ये BC, तब क्या होगा भैया, तब होगा ये वाला, ऐसे ये वाला दिख रहा है, कौन सा ACB या BCA कह लो। और उसी प्रकार ऊपर वाले के लिए ये वाला हुआ अंतर्गत कोण। समझ में आ रहा है कि भैया त्रिभुज का दो भुजा तुमको लेना है, तो तुम ये तीन प्रकार से ले सकते हो। कैसे भैया, देखो जैसे मैं इसको तुम क्या ले सकते हो, AB और BC ले सकते हो, ये पहला हुआ। ये उसी प्रकार BC ले सकते हो और AC ले सकते हो, ये दूसरा हुआ। उसी प्रकार तुम ले सकते हो AC और BC, है ना भैया। ये तीन को एक तरफ से मान लो तुमने ग्रुप बना दिया है भैया, ये हो सकता है। और इन तीनों के लिए तीन ठो कोण भी होगा, इसके लिए B वाला, इसके लिए C वाला, इसके लिए A वाला, है ना जी, सबके लिए अलग अलग है। PQR में भी सेम चीज़ है। तो बोला जाए यदि तुम्हारे पास दो ठो त्रिभुज है और ऐसा हो जाए कि एक त्रिभुज की दो भुजा, जैसे मैं मान लो कि ABC की भुजा, चलो तुम एक तो हम लोग केस ले लेते हैं, चलो ये दूसरा ले लेते हैं, ये BC और AC वाला। तो BC क्या है, ये वाला है, BC और AC ये वाला। तो ये जो कोण है कौन सा, ACB, कौन सा जी, तो ACB इसके साथ मेल खाएगा। तो इसके साथ जो ACB कोण है, यानी कि इनके अंतर्गत कोण, जो दूसरा त्रिभुज है कि भुजा और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यदि मान लो कि जैसे ये है, और इसी प्रकार जो इसमें वाला है, जो इस PQR में ये PR और QR हो और इसके बीच का अंतर्गत कोण क्या हो, तो ये है। तो भैया क्या क्या बराबर हो, तो बराबर ये हो कौन सा, तो BC अगर बराबर हो किसके, BC बराबर हो QR के, और यदि AC बराबर हो PR के, और ये जो कोण है इन दोनों के बीच के यानी अंतर्गत कोण, यहाँ पे ये कौन सा, तो ACB ये बराबर हो जाए कोण PRQ के। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि जो त्रिभुज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब हमको 6 कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, हमने सिर्फ 3 ही से पता लगा लिया। अब तुम दुनिया में जब भी ये कंडीशन मिल जाए तुमको कि दो ठो भुजा है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं, और उनके बीच का जो कोण, संगत का मतलब समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कि भैया जो BC वाला है इस BC को हम लोग मिलाने चल गए PQ के साथ, और हो ये नहीं रहा है, जिसके साथ बराबर है उसी के साथ मिलाएंगे भैया, समझ में आ रहा है। तो जो त्रिभुज है वो ऑटोमेटिकली बिना कुछ रोक टोक के सर्वांगसम हो गए। इसी को बोलते हैं SAS सर्वांगसमता नियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या है, एक अभिगृहित है। अभिगृहित का मतलब समझ में आ रहा है भैया, प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय नहीं है, उसके लिए तुमको सिद्ध करना पड़ता है। अभिगृहित का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। कोई प्रूफ नहीं मिलेगा मतलब क्या भैया, ये अपने से आया, तुमको मानना ही पड़ेगा, ये सत्य, तुमको ये सत्य मानकर चलना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी देखा गया कि ये वाला केस बन रहा है, तब वो जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो जा रहे हैं, उसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन इस जो ये SAS है, इस सर्वांगसमता से हम लोग जो बाकी आने वाला जो ये 4 ठो है ना, इसको हम लोग सर्वांगसम दिखा सकेंगे। कौन कौन सा, अब उसी प्रकार ASA भी है, AS भी है, SSS भी है और RHS भी है। RHS के बाद हम लोग बाद में करेंगे। ASA क्या है भैया, एंगल, साइड एंगल, यानी कोण, भुजा कोण, समझ में आ रहा है। तो ये कुल हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। अब तुम पूछोगे कि ये सिर्फ 5 ही तो क्यों है, 6 और भी बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि भैया बहुत सारा जो केस है वो नहीं हो सकता है। जैसे मैं तुम बोलोगे चलो ये SSS है, तो उसी प्रकार जो AAA होता है, ये AAA ये क्यों नहीं है भैया। AA का मतलब यदि 2 त्रिभुज है और उनका जो कोण है वो बराबर हो जाए, मतलब मान लो कि A वाला जो है वो P के बराबर हो जाए, जो B वाला है वो Q के बराबर हो जाए, C वाला है R के बराबर हो जाए, तब क्या जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम नहीं होगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, देख लो, मान लो
एकदम, ये तो एकदम सिंपल सा है इसको प्रूव करना। ये एक समबाहु त्रिभुज है, सब कोण 60 डिग्री का होगा, ये ऐसे ऐसे। और मान लो कि ये वाला एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है, तो देखो इन सबका तो मान 60 डिग्री है, यानी एंगल तो सारा बराबर है। जो मान लो इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। तो जो ए वाला है, ये ए मान लो ए किसके बराबर है, ए है डी के, बी है ई के, सी है एफ के, या किसी के भी बराबर तुम मान सकते हो यहाँ पर। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ए जो है वो ई के बराबर है। तुमको जो उसको मानना है वो मान लो इस त्रिभुज के लिए बस। यदि तो दूसरा त्रिभुज रहता तो ऐसा नहीं हो सकता था, पर हम वैसा केस ही ले लिए हैं। पर क्या ये सर्वांगसम है? देखो क्या ये फिट होगा एक दूसरे में? सिंपल बात है, नहीं फिट होगा भैया। एक दूसरे के ऊपर जो DEF है बड़ा है, दिखने से ही लग रहा है, तो सर्वांगसम होने की बात ही क्या है। उसी प्रकार क्या SSS नहीं है? SSA नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, SSA भी नहीं है। और वो हम लोग थोड़ा देखेंगे अगले वाले वीडियो में। एक बात और देखो, SAS की बात की जा रही है, अब इसको तुमको छोटा में समझना हो कि भाई ये छोटा में मतलब क्या, कैसे, तो याद रखना SAS में मतलब क्या है, पहले हम लोग भुजा को लेंगे, फिर कोर को लेंगे, फिर भुजा को लेंगे। समझ में आ रहा है? भुजा कोर भुजा, ऐसे नहीं चलेंगे कि मान लो कि कोई भी एक ठो कोर मिल गया और कोई भी दो ठो भुजा बराबर हो गया, उसको वैसे नहीं लेंगे भैया, उसको बता देते हैं वो नहीं है। वही तो है SSA क्या है? भुजा भुजा कोर। मान लो कि तुम्हारे पास दो ठो त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, और इसके मान लो तुमको बोल दिया जाता है कि भैया ये बराबर है, ठीक है, साथ में ये बराबर है, और मतलब दो ठो भुजा बराबर हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ, हो गया, बिल्कुल हो गया। और बराबर के लिए हम लोग इसको इसे 2 बार पाई पाल दिया, मतलब ये दोनों ये इसके बराबर है, और 1 बार पाई मारे मतलब ये वाला इसके बराबर है। और मान लो कि ये वाला जो कोर है, तो तुमको इसको क्या बोलोगे? ये कोर इसके बराबर है इसके, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? SSA। इसको SAS नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि जो कोर बन रहा है ये इन दोनों के अंतर्गत नहीं है। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में नहीं है, इसको SSA बोलेंगे, ठीक है। या ASS भी बोल सकते हो, ASS यानी एक कोर और फिर दो ठो भुजा। तो ये बराबर होगा? जी नहीं, बराबर नहीं होगा। बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुमको ऐसा केस मिल सकता है जब नहीं हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। यदि मन नहीं हो भैया तो अपना NCERT की किताब खोलो, वो तो होगा ही, उसमें ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। हम फिर वही चीज़ हम दो ठो तुमको कोर बना देंगे जो कि बराबर नहीं होगा, तो तुम अच्छा से समझ नहीं पाओगे। उसमें जाओ थोड़ा पढ़ो भैया, किताब को पढ़ो भी। जो किताब मिला है सिर्फ वीडियो से नहीं, अन्य भी जहाँ स्रोत है वहाँ से कोशिश करो, तुम्हारे लिए ही भला होगा। जब ऊपर जाओगे ऊपर के क्लास में तो तुमको बढ़त मिलेगा। अब बढ़त का मतलब क्या? अभी का जो पढ़ा हुआ ज्ञान है बहुत काम आएगा ऊपर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो आप देख लो, इस पे एक सवाल बना लेते हैं हम लोग। यदि अभी तक समझ नहीं आया है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो घबराने की कोई बात नहीं भैया, आप सवाल से समझ में आएगा। क्यों भैया? मेन तो सवाल है ना, है मुख्य सवाल है हम लोग का। अगर सवाल बन रहा है तो समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ गया, सवाल नहीं बन रहा है मतलब कुछ घोल माठा है, कुछ दिक्कत है, अभी भी नहीं समझ में आया है जो हम समझाए हैं, तो भैया किताब पढ़ो, कहीं और से पता करो, फिर से देखो, यही ना हो सकता है। तो देखो एकदम सिंपल सा एक उदाहरण है हमारे पास। क्या है उदाहरण? कि देखो ये दो ठो भी त्रिभुज है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं बन रहा है? दिख रहा है। इसमें OA जो है, देखो ये OA जो है ये इस OB के बराबर है। एक तरफ से दो ठो रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। OA किसके बराबर है? OB के। OD किसके बराबर है? OC के। तो हम ये दो ठो इसके लिए दिखा दिए कि भैया ये इसके बराबर है, तुम इसे पहचान जाओगे, हम बता चुके हैं। तुमको क्या सिद्ध करना है? जो ये AOD है और ये BOC है, ये दोनों सर्वांगसम है, याद रखना है। AOD वो BOC के ही साथ होगा, COB के नहीं हो जाएगा। और दूसरा AD जो है ये BC के समांतर होगा, ये तुमको दिखाना है, दो ठो चीज़। तो चलो दिखाते हैं हम लोग कैसे भैया लिखेंगे। सिंपल, हमको सिद्ध करना है। तो अब हम वो को उतना नहीं लिखने वाले हैं कि दिया हुआ है, वो को तुम लोग खुद चेक कर लेना। हम सीधे दिया हुआ है तुमको ये लिख देना, दिया हुआ है वो में सिद्ध करना में यही वाला भैया। और क्या भैया? प्रमाण में सिंपल सा देखो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखने वाले हैं कि देखो त्रिभुज AOD और त्रिभुज, अब त्रिभुज के लिए ऐसे भी हम
लिखेंगे। इतना लंबा लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए सिंपल सा इसको लिख दिया जाता है ऐसे BOC में। इन दोनों में तुमको क्या मिलता है, हमने क्या पढ़ा है कि दोनों त्रिभुज में 2 ठो भुजा है। तो देखो इसका AOD में ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो तुम लिख सकते हो AO बराबर क्या क्या, तो OB, AO बराबर BO, ठीक है ना जी। OA बराबर तो OB होगा, पर AO बराबर क्या होगा, BO होगा। या तुम अगर सही से लिखना है और तो इसको ऐसे लिखो OA बराबर OB, AO बराबर BO लिख दोगे तो अब भी कोई बात नहीं। पर यदि तुमको एकदम सही ही लिखना है, एकदम एक रट्टी मिस्टेक भी नहीं चाहिए, एकदम जो बुक स्लैंग में जो किताब में लिखा हुआ है वैसे ही, तब तो भैया तुम ये लिखो, नहीं तो ये भी एकदम सही है। और क्या लिखो, फिर लिख दो ऐसे OD बराबर OC। कैसे लिखोगे, ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे सिंप्लिसिटी क्यों नहीं, हमने आपको बताया था कि सिंप्लिसिटी से लिखेंगे नहीं, वो सिंप्लिसिटी तब लिखेंगे जब तुमको दे दिया हो कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। उससे पहले अपने से नहीं हवाबाजी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। और क्या भैया, हम लिखेंगे कि जो त्रिभुज जो कोर है, कौन सा कोर, तो AOD वो बराबर है BOC के। अब लोग ये कैसे हो गया भैया, अरे सिंपल सा है, सम्मुख कोर पढ़े हो ना, शीर्षाभिमुखी कोर, तो शीर्षाभिमुख कोर बराबर नहीं होगा, सिंपल एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ पे बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ये कैसे बराबर लिखो, शीर्षाभिमुख कोर से। अब देखो ये तीनों बराबर हो गया भैया, अगर ये तीनों हो गया कंडीशन, तो हम लोग का कौन सा भैया कसौटी पूरा हो रहा है, तो बराबर हो रहा है SAS से। SS आ रहा है तो तब लिखोगे भैया, तब SAS से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BOC के। क्यों, सिंपल बता चुके हैं अभी अभी, हमारा कसौटी मिल गया एक ठो कसौटी। अगर इन त्रिभुजों में से, अगर इन कसौटी में से जो 5 ठो ऊपर लिखे थे इसमें से एक भी मिल जाए, अब बोलोगे आपने तो बताया नहीं, सिर्फ एक ठो बताया, तो अभी सिर्फ एक ठो ही जानो, आगे आगे बताएंगे ना सारा राज अभी थोड़ा ना खुल जाएगा, धीरे धीरे चलो। NCERT में जो तुम्हारा किताब है एकदम धीरे धीरे दिया हुआ है, इसलिए जो ज्यामिति हम भारती भवन से नहीं पढ़ा रहे हैं, भारती भवन का भी सवाल करवा देंगे, पर ज्यामिति वो अच्छे से पढ़ना है तो अपना किताब का सहारा लो, जो उसमें लिखा हुआ है उसको करो, ठीक है। अब ये तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा कैसे प्रूफ होगा, अब देखो जब देखो अब देखो AOD वो BOC के हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। अब यहाँ से तुम क्या पता लगा सकते हो कि सारा कोर बराबर होगा, इसका मतलब जो ये कोर बनेगा, कौन सा कोर, देखो कौन सा, तो OAD वो किसके बराबर होगा, OAD, तो तुम इसको बदल दो, सिर्फ OBC लिख दो, है ना जी। OAD किए हो तो इसको OBC कर दो, समझ आ रहा है, OAD किसके, तो OBC। अब देखो यहाँ पर OAD कौन सा है, तो ये वाला है, और OBC कौन सा है, तो ये वाला है, समझ में आ रहा है। OAD OABC ये दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर होगा कैसे, सिंप्लिसिटी से। अब आ गया सिंप्लिसिटी खेल में, समझ में आ रहा है। हमने आपको बताया है AOD और यदि BOC के बराबर है तो जो संगत कोर है, यानी जो इन दोनों में मेल खाती हो, तो इसमें मेल ये वाला खाएगा, इसमें ये खाएगा, ये नहीं कि इसके साथ ये नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि भैया त्रिभुज वैसा नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर मेल खाने वाला, अगर इसके साथ ये बराबर रहता और इसके साथ ये बराबर रहता, तब हम बोलते कि हाँ भैया इसके साथ ये वाला भी कोर बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। तो देखो अब जा तुम ध्यान से देखो कि ये कोर बराबर है, ये कुछ हिंट मिल रहा है। अरे ये एकांतर कोर है, कब एकांतर कोर है, जब AD और BC समांतर हो जाए और ये AB एक भैया तिर्यक रेखा का काम करे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका अब लिखोगे, इसका मतलब ये AD किसके समांतर है, BC के समांतर है। क्यों, चूंकि एकांतर कोर क्या है, बराबर है। समझ में आ गया, ऐसे नहीं हवा में हम बोलते हैं हमेशा, गणित में मैथ्स में यू ऑलवेज हैव टू राइट विद रीजन्स, ऐसे नहीं लिख देना है कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि यदि तुम कल्पना भी करते हो कि हाँ भैया चलो हमने कुछ अभिहित है, अभिहित भी क्या है, कल्पना है, तो उसको भी तुमको लिखना पड़ता है, हाँ भैया हम कल्पना किए हैं,
कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ दोगे। हाँ, बच्चा सब छोड़ देता है वो अलग बात है, लेकिन यदि तुम हमसे यदि पढ़ रहे हो तो कम से कम ये तो गलती मत करो जो सब करता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? तो चलो, इतना हो गया हम लोग का काम। अब अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी क्या चीज़ है उस पर भी भैया हल करेंगे। अब बोलोगे इतने ही सवाल, तो ये हम एक छोटा सा बता दिए कि इस पे कैसे सवाल बनेगा। जो एक्सरसाइज आएगा 7.1, तो उसमें तो हम लोग एकदम डिटेल से पूरा करने ही वाले हैं, उसके लिए घबराओ मत। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग रखते हैं, निपटाते हैं। आपसे मिलेंगे दूसरे भाग में, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसका, ASA का और AAS का। ठीक है, तो चलो रखते हैं अब।